हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। ये सीरीज होगा आपका हिस्ट्री का सीरीज। मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसमें हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा। क्लास 10th के लिए एक्सक्लूसिवली ये सीरीज होंगी। और एक बात और मैं इसमें आपके सामने क्लियर कर देता हूं। देखो, क्लियर करने की एक बात क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है कि रैपिड सिलेबस डिमोलिशन मतलब बहुत जल्दी आपका सिलेबस को कंप्लीट करने वाली ये सीरीज होगी। एक ही क्लास में कुछ क्विज भी होंगे, कुछ थ्योरी पोर्शंस भी होंगे, कुछ आपके चैप्टर के ओवरव्यू भी होंगे, प्लस में कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी होंगे। मेरा एम और आपका एम क्या है कि जल्दी से जल्दी विद इन 1 मंथ, लेट मी टेल यू वन थिंग, विद इन 1 मंथ वी हैव टू कंप्लीट द डिसेग्नेटेड सिलेबस एंड द सिलेबस इज योर क्लास 10th हिस्ट्री। आई होप कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी कि मैं आपको क्या कवर अप कराना चाहता हूं। आई होप, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं। बताओ, am I clear to you or not? What will we study today? देखते हैं अपन क्या पढ़ने वाले हैं। What will we study today? ओवरव्यू एंड द लॉन्च ऑफ द सीरीज। अब नेशनलिज्म इन इंडिया का ओवरव्यू होगा। पूरा का पूरा का चैप्टर को आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा कि क्यों पढ़ना जरूरी है, इसमें क्या क्या चीज को मेनली हम लोग पढ़ेंगे, किन सब तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब अगर मैं आपको दे दिया। उसके बाद आपका एक और है, इन दिस क्लास अभिषेक कुमार विल डिस्कस द रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। और मैं इसमें सॉरी विल डिस्कस द नेशनलिज्म इन इंडिया। ये पुराने चैप्टर क्या रह गया, इसको कम क्लियर कर लो। नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इज इट क्लियर? नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में चर्चा होगी। सो यू कैन नो अबाउट मी माई सेल्फ। आप मेरे बारे में जान सकते हो। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। एंड आई हैव 2+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास 2+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटर्ड किया है जिन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी, IAS1, CBSE बोर्ड को क्वालिफाई कर रखा है। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा मेरे बारे में। ठीक है, सो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन योर हेड एंड लेट्स क्रैक योर CBSE एग्जामिनेशन विद अस। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ आपके पास एक मौका बनता है टू क्रैक योर CBSE एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, AKCBSE इज माई कोड। रेफरल कोड की अगर आप बात करते हैं तो वो AKCBSE है। यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो वेट किस बात की, जल्दी से टेकअप पे देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से जाके एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, क्लास 10th का, क्लास 9th का, बाई यूजिंग द कोड AKCBSE। ठीक है, वट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे। नेशनलिज्म इन यूरोप में अपन आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। ओवरव्यू होगा आपका। क्या होगा? ओवरव्यू। चैप्टर को मैं बताऊंगा। अच्छा, एक टर्म अभी आप लोग को सोचने के लिए मैं दे देता हूं, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट देयर एग्जिस्ट any difference between the two terms nationalism and patriotism? Do you think there must be any difference between nationalism and the patriotism?
क्या आपको ऐसा लगता है? यस, ऑब्वियसली। एक तो सबसे बड़ी बात है, दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, एवरीथिंग मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लो ओवरव्यू, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन, द थीम ऑफ द फ्रेडरिक सोरो पेंटिंग भी पढ़ लेंगे, क्विज, और उसके बाद जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है उसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू यू कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? ठीक है, तो अपन अब पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के टर्म के मतलब आप क्या समझते हो, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेशनलिज्म वर्सेज पैट्रियोटिज्म। नेशनलिज्म वर्सेज टर्म पैट्रियोटिज्म। तो सबसे पहले देख लो पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देश प्रेम। बात सही है कि दोनों का अगर आप हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो लगभग लगभग सेम आएगा, लेकिन पैट्रियोटिज्म मतलब होता है एक इंडिविजुअल फीलिंग। अब मैं कितना अपने देश के प्रति पैट्रियोटिक हूँ, ये मेरे ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है। ये कोई सामने वाला थोप नहीं सकता, इसको सामने वाला इसको नहीं थोप सकता। इज दैट क्लियर? उसी तरह से नेशनलिज्म की बात होती है। किसकी बात होती है? नेशनलिज्म मतलब एक कलेक्टिव फीलिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए एक कलेक्टिव फीलिंग्स होती है। उस कलेक्टिव फीलिंग्स के लिए जो लोग मिलके एकदम साथ में जाके कुछ करते हैं उसको हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, एक इंडिविजुअल फीलिंग और एक कलेक्टिव फीलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग्स। ये फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयलिटी दैट कॉजेज पीपुल टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज ए नेशन। वो क्या बताते हैं? दैट कॉजेज पीपुल टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ नेशन। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग्स। वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग होता है, लॉयलिटी, वही बात मैं आपको बोलने वाला था। दैट कॉजेज पीपल पीपल टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज ए नेशन। जैसे लोग पूरा एकदम साथ एक कलेक्टिव एक ग्रुप की तरह सोचने लगते हैं। ड्यूरिंग द 19th एंड द 20th सेंचुरी नेशनलिज्म वाज ए पावरफुल फोर्स। ये बहुत ही पावरफुल फोर्स था दैट कुड क्रिएट वन नेशन फ्रॉम मेनी सेपरेट कंट्रीज। जो कि क्या कर रही थी? एक नेशन को बहुत अलग अलग कंट्री में कर रही थी। जैसे कि इटली का आपको पता ही है कि क्या हुआ था, फ्रॉम वन नेशन फ्रॉम मेनी सेपरेट कंट्री, एक नेशन बना दिया गया था, बहुत सेपरेट सेपरेट कंट्री थे, यूनिफिकेशन हुआ था इटली और जर्मनी का। एक्सटेंसिवली इसको पढ़ेंगे हम लोग, इटालियन यूनिफिकेशन एंड द जर्मन यूनिफिकेशन को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ब्रेक वन नेशन अप इनटू मेनी कंट्री। और उसी में भाई जब अलग अलग कंट्री मिलके क्या करेंगे, एक कंट्री बनेगी, तो उसमें किसी न किसी को नुकसान भी होगा। कि एक जो बहुत बड़ा कंट्री था जिसका कंट्रोल था ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द टर्की का, ऑटोमन एम्पायर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कैसे ग्रीस और भी अदर अदर कंट्री ऑटोमन एम्पायर से, टर्की के कंट्रोल से बाहर हो रही थी। ऑस्ट्रिया हंगरी को भी यूरोप में यही फेट देखना पड़ रहा था। इन सब चीजों के बारे में अपन इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। देखो इस क्लास में हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्लास में मैं आपको मेनली ये पढ़ाने वाला हूँ कि उस समय देखना ब्रिटेन के आसपास, ब्रिटेन की तो नहीं, ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द यूरोप, चाहे वो जो भी कंट्री ले लो, वहां पे कोई कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं थे। वहां पे क्या थे? सब आपस में बटे हुए थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग कपड़े पहनते थे, अलग अलग कल्चर्स होते थे, सबकी किसी में कोई समानता ही नहीं थी वहां की। इज इट क्लियर? किसी में कोई समानता ही नहीं थी। अब देखो, अब अपन जब बात करते हैं, ब्रिटेन की रैपिड सिलेबस डिमोलिशन, ये तो आपका सिलेबस है ही, ठीक है, ये आपका सीरीज का नाम है। तो उस समय क्या हुआ कि लोगों में एक कॉमन फीलिंग्स आने लगी, लोगों में एक बिलोंगिंग्स आने लगी कि नहीं अब हमें एक यूनाइट होना है, यू हैव टू। और ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट में हमें क्या करना है? ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट में आवाज उठानी है, और हमें एक कॉमन फीलिंग, कॉमन पॉइंट पे हम लोग को
मजबूती से पक्ष अपना रखना है। इज दैट क्लियर? इसमें हम लोग जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे कैसे किसने कोसने क्या अतिक्रम किया, ऑटोमन बिस्मार्क कौन था, माजिनी कौन था, गैरीबेल्डी कौन था, काउंट केवर कौन था, उसकी क्या योगदान थी, किसकी यूनिफिकेशन में कब योगदान हुआ, सब चीज को देखेंगे। ये सीरीज बड़ा ही एक्सटेंसिव सीरीज होने वाला है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी टू मच ऑफ एक्सटेंसिव सीरीज। ठीक है, अब नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। उसी समय ये कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था, एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट हैड बीन डेवलपिंग द स्टेट in which a centralized power exercise sovereign control over clearly defined territory। एक टेरिटरी होता था, स्टेट क्या था, देखो नेशन और स्टेट में डिफरेंस। जैसे ये स्टेट है, अब स्टेट में ये अलग अलग है, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन के लोग हैं, अलग अलग कंट्री, जैसे यूपी, ये मध्य प्रदेश, इनमें कोई भी एक तरह से कॉमन फीलिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर यही मान के चलो इंडिया एज ए नेशन की बात करो तो सब में एक कॉमन फीलिंग है। अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अपने यहाँ कुछ भी होता है तो हम लोग सब प्रभावित होते हैं या नहीं होते, आप बताओ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर कुछ भी होता है तो हम लोग सब प्रभावित होते हैं या नहीं होते, ये बताना आप लोग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, बट ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच सिटीजन नॉट ओनली इट्स रूलर कम टू डेवलप ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन वही जब नेशन हो जाता है ना, उसमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, कॉमन फीलिंग होती है, कॉमन कॉज के लिए लोग संघर्ष करते हैं, कॉमन कॉज के लिए लोग लड़ते हैं, मरते हैं, कॉमन कॉज से लोग प्रभावित होते हैं, तो उसको हम लोग नेशन बोलते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्या है, अब इसमें देखो आइडिया ऑफ जो फ्रेडरिक का जो पेंटिंग था, स्वरूप पेंटिंग का, उसमें क्या था, एक तरह से स्टेचू ऑफ लिबर्टी को भी दिखाया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है कि कैसे कहाँ कहाँ पे किस तरह से डेमोक्रेसी पहुंची। ठीक है, यूटोपियन सोसाइटी को भी दिखाया गया, जो कि यूटोपियन सोसाइटी मतलब इतनी आदर्श सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। इन सब को आप डायग्राम में देख सकते हो, लेकिन मैं आपका स्टार्ट कहाँ से करूंगा ये आपको बता रहा हूं। ड्यूक मेटरनिक क्या बोलता था कि फ्रांस जब छींकता है ना तो पूरे यूरोप को बुखार हो जाती है। वहीं से मैं शुरुआत करूंगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जो नेशनलिज्म की जो सबसे पहली झलक दिखी थी, हमें झलक दिखी थी क्लियर एक्सप्रेशन की, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही दिखी थी। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज ए फुल फ्लेज टेरिटरी स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। उससे पहले लुइस 16 का वहां पे रूल होता था। कोई लोगों में कॉमन फीलिंग ही नहीं होती थी, लोग आपस में टूटे उटे होते थे। क्या होते थे? टूटे होते थे लोग, आपस में किसी कॉमन फीलिंग के लिए नहीं थे। टेरिटोरियल इंटीग्रेशन तो था, लेकिन दिल का मिलाप नहीं था। वहां पे दिल का मिलाप नहीं था, कोई कॉमन फीलिंग, कोई कॉमन बिलोंगिंग्स नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट came in the wake of the French Revolution, the political and the constitutional change that came in the wake of the French Revolution led to transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। ये क्या था? पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे, उस समय बहुत तरह के पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट वाला इशू था। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की किसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty। इसके कारण से क्या हुआ था? सॉवरेनिटी का ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन, जिसको हम लोग नेशनल असेंबली के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर?
Is it clear? The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. और इसने बता दिया था, इस रिवॉल्यूशन ने बता दिया था कि इट वॉज द पीपल, कि वो पीपल है who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. जो पीपल के पास पूरा पूरी अधिकार है कि वो किस तरह से अपनी डेस्टिनी को, मतलब अपने कंट्री के भविष्य को बनाना चाहता है और किस तरह से अपने देश को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसी सीरीज में मैं आपको द नेपोलियनिक कोड के बारे में, क्योंकि नेपोलियन वहां से निकला था. नेपोलियन कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. सब बोलता है कि नेपोलियन की शुरुआत हुई थी. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किसकी शुरुआत हुई थी? नेपोलियन से. और नेपोलियन क्या कर रहा था? समूचे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाना बोल रहा था कि मेरा काम है. जहां जहां फ्रांस के बाद ये निकला, पूरा लड़ता गया लड़ता गया. 1814 में इसकी वाटरलू में हार होती है, तब तक ये लड़ता गया. जहां जहां पहुंचता, एस्टैब्लिश्ड मोनार्चीज को खत्म करते गया. ये लोग क्या करते गया? खत्म करते गया. नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, रिमूवल ऑफ प्रिविलेज बेस्ड जो मोनार्ची थे उसको खत्म कर दिया, अपनी एस्टैब्लिश की थी. ठीक, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी को किया गया. एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम बाय द फ्रीइंग पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यू. सब कर दिया इसने. एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम बाय फ्रीइंग, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, फ्री कर दिया था पीजेंट्स को फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यू. रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शन इन टाउन, जिससे कि बिजनेस बहुत आसान हो गए थे. इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन. यूनिफॉर्म लॉज की भी एस्टेब्लिश कर दी थी. वेट्स एंड द मेजर्स एंड द नेशनल इंटरेस्ट में कर दिया गया था. ठीक है, फिर से इसको आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज को. आज ये सीरीज स्टार्ट ही को हो रहा है, तो आप एक काम करो कि यहाँ पे आप कुछ क्विज कर दो. रिटर्निंग फ्रॉम एग्जाइल, मार्टिनी फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नेशनल इटली, यंग इटली, यूनाइटेड इटली या फिर ऑर्गेनाइज इटली. Returning from exile, Mazzini formed a new organization called National Italy, Young Italy, United Italy या फिर Organized Italy. Returning from exile, Mazzini formed a new organization called National Italy, Young Italy, United Italy या फिर डी Organized Italy. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. यंग इटली इज द करेक्ट आंसर. यंग इटली नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. यंग इटली नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट इज नोन एज. A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist is known as utopian, socialism, communalism या फिर फेमिनिज्म. A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist is known as utopian, socialism, communalism, and the feminism.
A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist is known as यूटोपियन, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म या फिर डी फेमिनिज्म। The correct answer is A. Utopian is absolutely correct answer. Utopian is absolutely correct answer. A vision of society that is so ideal that is unlikely to actually exist is known as a utopian. Question number 3. When France sneezes, the rest of the Europe catches cold was observed by. किसने ये बात बोली थी कि when France sneezes, the rest of the Europe catches cold was observed by. When France sneezes, the rest of the Europe catches cold was observed by Duke Metternich, Napoleon, Otto von Bismarck या फिर डी विलियम वर्थ। When France sneezes, the rest of the Europe catches cold was observed by the Austrian Chancellor, Austrian Princess Duke Metternich is the correct answer. Duke Metternich is absolutely correct answer. Question number 4. The term suffrage means. The term suffrage means what? Right to vote, right to religious practice, right to property, right to property या फिर right to express. सफरेज का मतलब क्या होता है? The term suffrage means what? Right to vote, right to religious practice, right to property या फिर right to express. The term suffrage means right to vote, right to religious practice, right to property या right to express. The term suffrage means one, right to vote is absolutely correct answer. Who hosted Congress of Vienna? कांग्रेस ऑफ वियना को किसने होस्ट किया था? बिस्मार्क ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, वोल्टेयर ने या फिर मेटरनिक ने? Who hosted Congress of Vienna? Who hosted Congress of Vienna? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, वोल्टेयर या फिर डी मेटरनिक? द करेक्ट आंसर इज डी मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने आफ्टर जब नेपोलियन हार गया था उसके बाद इसको क्या किया था? ड्यूक मेटरनिक ने फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए किया था। हु सेड व्हेन फ्रांस नीचे द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड? ये हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो इस सेशन में हम लोगों ने कुछ कुछ थ्योरी भी पढ़ा, कुछ उसके बाद क्विजेज भी किया। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क व्हाट, व्हाई, वेयर, एंड माय कोड इज AKCBSE. यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ओके, सो आप लोग के पास एक और चीज है। अब आप लोग के पास एक और चीज है कि क्विज को आप क्या कर सकते हो? क्विज को आप लोग आसानी से अपीयर कर सकते हो, उसमें कोड आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन फीचर होता है। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, आज हम लोगों ने नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट को पढ़ा और पैट्रियोटिज्म कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा। CBSE and NTSE होल चैप्टर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, विल गेट द गुड मार्क्स। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, वीकली क्विज, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है,
एक मंथ के लिए तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ सब्सक्रिप्शन। फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको 13,500 रुपये लगेंगे इफ़ यू हैव यूज द कोड AKCBSE। अगर आप AKCBSE कोड को यूज करते हो देन। फिर इसमें एक और क्रिएटिव कॉर्नर्स आपको फ्री में मिलते हैं। फिर एक और प्लान इसमें ऐड हुआ आइकॉनिक, जिसमें आपको पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर सब चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इसमें आपको 12 मंथ के लिए AKCBSE कोड को वंस अगेन यूज करोगे तो आपको देने पड़ेंगे ओनली 25,500 रुपीज़। थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE को। फिर हम लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लीज यूज द कोड AKCBSE whenever you plan to take the Unacademy subscription. Thanks once again. Take care.